तो मेरे यूपी को दांव कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एक वायरल पेपर लेकर आए हैं, क्लास 12 विशेष समाजशास्त्र। इस वायरल पेपर में जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। चलिए इस पेपर को देखते हैं। इस पेपर का कोड है 340 जीपी, पूर्णांक है 100 नंबर का। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें खंड का है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी चार्ल्स कूले, ऑप्शन सी माल्थस, ऑप्शन डी वेबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। डाल्टन इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधिश्रेणिक संरचना को अधिक्रमित करती है कहलाती है। ऑप्शन ए है सामाजिक असहिष्णुता, ऑप्शन बी सामाजिक विवरण, ऑप्शन सी सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन डी सामाजिक अस्त्रीकरण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सामाजिक अस्त्रीकरण इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसमें ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन से, ऑप्शन सी सब्जी उत्पादन से, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, कृषि उत्पादन से इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, इंग्लैंड इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, महात्मा गांधी इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए नगरीकरण, ऑप्शन बी पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिकरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उदारीकरण का संबंध है। ऑप्शन ए शैक्षिक नीति से, ऑप्शन बी सामाजिक नीति से, ऑप्शन सी उपनिवेशवादी नीति से, ऑप्शन डी आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, आर्थिक नीतिगत निर्णयों से इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, 1936 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शन ए स्त्रियों पर, ऑप्शन बी पुरुषों पर, ऑप्शन सी स्त्री पुरुष दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, स्त्री पुरुष दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है। ऑप्शन ए आर के ब्राउन, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी स्मिथ। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, स्मिथ इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड खा अत लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, साप्ताहिक बाजार से आप क्या समझते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। साप्ताहिक बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन ये नियम स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीजें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है लैंगिक
असमानता लोगों के साथ उनके लिंग के आधार पर किया जाने वाला पूर्वाग्रह ग्रहपूर्ण व्यवहार है। लैंगिक असमानता एक सतत एवं वैश्विक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जनजातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है जनजातीय संघर्ष एक प्रकार का अंतर समूह संघर्ष है जो दो या दो से अधिक विशिष्ट सांस्कृतिक, जातीय या नस्लीय समूहों के बीच होता है। इसमें अक्सर संसाधनों, शक्ति पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सामाजिक अनुसंधान के चरण लिखिए। इसका उत्तर है सामाजिक अनुसंधान के चरण। पहला इसमें अध्ययन समस्या का निर्धारण करना, अनुसंधान प्रारूप तय करना, निर्देशन की योजना बनाना, आंकड़ा संकलन करना, आंकड़ा विश्लेषण, प्रतिवेदन तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। औद्योगिकरण से होने वाले प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है औद्योगिकरण के प्रभाव। आर्थिक प्रभाव बड़े बड़े कारखानों का निर्माण, उत्पादन में वृद्धि, नगरों का विकास, बाजारों का निर्माण, औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म आदि। सामाजिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति ने नए सामाजिक वर्ग को जन्म दिया, समाज में मध्यम वर्ग का प्रभाव बढ़ा, श्रमिकों में सामाजिक चेतना का उदय, एकल परिवार की संख्या में वृद्धि, महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में जनमत निर्मित आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ग्रामीण समाज की विशेषता। ग्रामीण समाज की मुख्य विशेषता है संयुक्त परिवार, कृषि मुख्य व्यवसाय, जात प्रथा, जजमानी प्रथा, भाग्यवाद, सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक समरूपता, प्रथाओं और धर्म का महत्व, स्त्रियों की निम्न स्थिति, अशिक्षा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हड़ताल तथा तालाबंदी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है हड़ताल और तालाबंदी दोनों ही श्रम विवादों के दौरान नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयां हैं। हड़ताल श्रमिक संघों द्वारा आयोजित की जाती है और आमतौर पर ये या तो स्वतः स्फूर्ति होती है या बेहतर वेतन लाभ या कामकाजी परिस्थितियों के विरोध के रूप में होती है। तालाबंदी तब होती है जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को विरोध के रूप में या कुछ मांगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के साधन के रूप में काम करने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जनजातीय एकीकरण की क्या समस्याएं हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है भारत में जनजातीय समुदायों के लिए एकीकरण की चुनौतियों बहुआयामी और ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों में गहराई से निहित है। उनके एकीकरण में बाधक है भूमि हस्तांतरण एवं विस्थापन, सांस्कृतिक आत्म कारण और पहचान की हानि, शैक्षिक चुनौतियां, स्वास्थ्य असमानताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। इसका उत्तर है ब्रिटिश उपनिवेश काल के 3 भारतीय समाज सुधारक। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। स्त्री पुरुषों दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। उन्हें आधुनिक भारत के पिता कहते हैं। महागोविंद रनाई ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 ईस्वी में पूर्ण में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज छुआछूत और कांति व्यवस्था का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत की सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।
इसका उत्तर है भारत में अनेक प्रकार के सामाजिक समूह या समुदाय निवास करते हैं जिनकी भाषा, धर्म, पंथ, जात, प्रजात अलग अलग है। इसे ही सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। सांस्कृतिक विविधता से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21, भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर असमान प्रभाव पड़ा है। नगरीय केंद्रों के मध्यवर्गीय युवाओं के लिए भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने रोजगार के नए नए अवसर खोल दिए हैं। कॉलेजों से परंपरागत डिग्री लेने के बजाय कई युवा कंप्यूटर की भाषाएं सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जनसंचार के साधनों में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है जनसंचार के सबसे प्राचीन साधनों में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का नाम प्रमुख है। समाचार पत्र एक पत्रिकाओं का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। उसके पश्चात रेडियो और टेलीविजन का युग है जिसे जनसंचार में क्रांति समझा जाता था तथा लोगों तक पहुंचना पहले से ज़्यादा सरल हो गया, किंतु वर्तमान में इंटरनेट की खोज ने जनसंचार को तेज कर दिया है। मोबाइल और इंटरनेट के संभोग से व्यक्ति हरदम अपडेट रहता है। इस प्रकार बड़ा परिवर्तन माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, महिला आंदोलन के मुख्य कारणों की स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है भारत में महिला आंदोलन एक समर्पित आंदोलन है जो महिलाओं के समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारी और अवसरों के परिभाषित करने, स्थापित करने और रक्षा करने के लिए है। भारत में महिला आंदोलन का प्रथम चरण राष्ट्रवादी आंदोलन से प्रभावित था। 1970 से 2000 के दशक का आंदोलन राजनीतिक अधिकार के लिए था। तीसरा कारण उनकी सुरक्षा के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्यांकी संक्रमण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है जनसंख्यांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन व जनसंख्या के भावी अनुमान के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत में से किसी समाज के विभिन्न दौरों से गुजरने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। जनसंख्यांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। प्रथम चरण उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर की अवस्था। द्वितीय चरण उच्च जन्म दर, मृत्यु दर उच्च किंतु गिरती हुई अवस्था। तृतीय चरण उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर की अवस्था। चतुर्थ चरण मध्यम जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की अवस्था। पंचम चरण निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की योजना कीजिए। इसका उत्तर है दिव्यांगों के लिए सरकारी प्रयास। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रावण सहायक यंत्र क्रम हेतु अनुदान योजना। दिव्यांग छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना। यक्ष दिव्यांगजनों एवं उनके सेवा योजना को राज्य स्तरीय पुरस्कार। दिव्यांगजनों हेतु शिविरों सेमिनारों का आयोजन। दिव्यांग युवती विवाह प्रोत्साहित अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है प्रत्येक मानचित्र का अपना एक विशेष उद्देश्य होते हैं। मानचित्र में हमें आवास क्षेत्र, यातायात, सड़क, वन संपदा, अफवाह प्रणाली आदि प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार भारतीय समाज एवं संरचना विविध परंपरा, विविध भाषाएं, ग्रामीण समाज, विभिन्न धर्म और जाति, विभिन्न भाषा एवं संप्रदाय आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। इस प्रकार भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है। ये था क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है
उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर असतः या पूर्णतः राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर उसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दोहन करता है। उपनिवेशित राष्ट्र के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है तथा पूरी शासन व्यवस्था मात्र देश के लाभ के लिए संचालित होती है। इसके अतिरिक्त उपनिवेशक राष्ट्र नस्लीय श्रेष्ठता का दावा करते हुए उपनिवेशित राष्ट्र के समाज संस्कृति को कमतर बताते हुए अपनी संस्कृति थोपता है। उपनिवेशवाद का प्रभाव। संसाधनों का दोहन। देश उपनिवेशित राष्ट्र का अधिकतम दोहन करता है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के कच्चे मालों को निर्यात करने के लिए रेलवे और बंदरगाहों का विकास किया। उपनिवेशित राहु एक बाजार के रूप में विकास एक बाजार के रूप में किया जाता है। उपनिवेशित राष्ट्र का स्थानीय उत्पादन की समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण उपनिवेशित राष्ट्र औद्योगिकरण की तरफ बढ़ जाता है। शोषणकारी नीतियां। मात्र देश उपनिवेशित राष्ट्र पर अपनी शोषणकारी नीतियों को थोपता है, जैसे अधिकतम भू राजस्व, कुटीर उद्योगों की समाप्ति, नागरिक अधिकार की समाप्ति आदि। अथवा करके इसमें क्वेश्चन दिया, भारतीय समाज में औद्योगिकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। भारतीय समाज आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक क्रांतिकारी परिवर्तन से है, जो एक परंपरागत समाज को उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध तथा राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थिर समाज के रूप में परिवर्तन करने की ओर जाता है। भारतीय समाज पर आधुनिकीकरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। प्रौद्योगिक विकास। भारत में आधुनिकीकरण का प्रभाव प्रौद्योगिकी विकास में देखा जा सकता है। आज भारत में कपड़े, कवचों आदि के लिए बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो चुके हैं, जिसके कारण समाज में अनेक संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। जीवन स्तर में सुधार। औद्योगिकरण तथा भूमंडलीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज वैश्विक समाज से जुड़ गया है, जिसके कारण जीवन स्तर में सुधार हुआ है। समाज सुधार को प्रोत्साहन। आधुनिकीकरण का सामाजिक संरचना का पर सबसे स्पष्ट प्रभाव समाज सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखने को मिलता है। आधुनिकीकरण से उत्पन्न होने वाली मनोवृत्तियों के कारण अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों के प्रभाव कम हुआ है। परिणाम स्वरूप असुविधा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा आदि समाज कुरीतियाँ कम हुई हैं। शिक्षा का प्रसार आधुनिकीकरण के प्रभाव ही है। समाज शिक्षित होना चाहता है। आज अधिकांश माता पिता आर्थिक तंगी के बाद भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा में पक्षधर हैं। अतः आधुनिकीकरण का प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। आधुनिक जनसंपर्क माध्यम के लाभ हानि स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है आधुनिक जनसंपर्क माध्यम एक समग्र तंत्र है, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तथा रेडियो, इंटरनेट आदि सूचना के माध्यम सम्मिलित होते हैं। वर्तमान समय जनसंपर्क माध्यम की भूमिका बढ़ गई है। प्रभाव पर गौर करने पर स्पष्ट होता है कि मीडिया की समाज में शक्ति, महत्ता एवं उपयोगिता में वृद्धि से इसके सकारात्मक प्रभाव में काफ़ी अभिवृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी उभर कर सामने आए हैं। यह व्यक्तियों को शिक्षित करता है। लोगों को टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है। जनसंपर्क माध्यम लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। मास मीडिया स्वस्थ जनतंत्र को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मास मीडिया ने जनता को निर्भीकता पूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, सत्ता पर तार्किक नियंत्रण एवं जनहित कार्यों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है। हान हेडिंग है हान।
यह व्यक्तिवाद में योगदान देता है। लोग टीवी या मोबाइल पर ज़्यादा समय देते हैं, परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंध प्रभावित होता है। आधुनिक जनसंपर्क माध्यम के अंतर्गत कुछ सामग्री बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। इंटरनेट और टीवी धारावाहिकों की सामग्री भारतीय पारिवारिक तना बाना को नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्तर पर नकारात्मक असर हो रहा है। समाज में अपराध बढ़ गया। अथवा करके इसमें एक क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक समाज के परिवर्तन एवं विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है, सभ्यता के आगमन से पहले मनुष्य शिकारी हुआ करता था। कृषि को अपनाने को सभ्यता की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया है। मनुष्य एक स्थान पर बसने लगे, समाज बसने लगा, खेतों में मवेशियों का प्रयोग बढ़ गया और आग का मुख्य स्रोत कृषि बनकर उभरा। किंतु 16वीं शताब्दी में जैसे इंजीनियरिंग और विज्ञान का विकास हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर बदलाव आना शुरू हो गया। यूरोप और अमेरिका ऐतिहासिक औद्योगिक क्रांति की गवाह बने। समाज में कृषि से औद्योगिक में परिवर्तन ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में बदलाव आया। जैसे जैसे खेत पर जनशक्ति की आवश्यकता कम होती गई, अधिक से अधिक लोग नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे। औद्योगिक समाज कृषि समाज की तुलना में अधिक समृद्ध हो गया। औद्योगिक समाज में लोगों का जीवन स्तर सुधार हुआ, जिसके कारण मातृत्व दर में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि हुई। औद्योगिक समाज पहले से ज़्यादा जागरूक और शिक्षित हो गया। विभिन्न संस्कृतियों की सामंजस्यपूर्ण स्थापना हुई, मानववाद का विकास हुआ। इस प्रकार औद्योगिक समाज पहले से सभ्य, सुसंस्कृत और ज़्यादा मानवीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसका उत्तर है, सामाजिक सर्वेक्षण किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के एक समुदाय के जीवन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण तत्कालिक विघटनकारी सामाजिक समस्या का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन व इसके सुधार की क्रियात्मक योजना का निरूपण ही सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों का संकलन। अधिकतर सामाजिक सर्वेक्षण समाज के किसी विशेष पक्ष से संबंधित पूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए किए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, इसका उद्देश्य सामाजिक दशाओं, संबंधों अथवा व्यवहार आदि का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कार्य कारण संबंध की खोज। सामाजिक घटना आकस्मिक नहीं होती है। सामान्यतः प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। इसी कार्य कारण संबंधों को खोजना सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन, इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक सिद्धांतों का सत्यापन करना है। सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। सामाजिक नियमों की खोज तथा सामान्यीकरण। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर संबंधित नियमों की खोज तथा उसका सामान्यीकरण करना भी है। किसी व्यवहार या घटना का पूर्वानुमान। सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य मानव व्यवहार अथवा घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना भी हो सकता है, जिससे सही समय पर रोका जा सके। अथवा है साक्षात्कार पद्धति को परिभाषित करते हुए इसके प्रमुख लाभों को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ पद्धति है जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं तथा गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसमें दो व्यक्तियों में आमने सामने मौखिक वार्तालाप होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं को समाधान खोजने तथा मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। पीबी यंग के अनुसार साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली के माना जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक अथवा कम कल्पनात्मकता से प्रवेश करता है, जो उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। साक्षात्कार से लाभ। इस पद्धति की सहायता से बहुत सारी प्रासंगिक, गहन और बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्र की जा सकती है। यह विधि लचीली और इसका उपयोग
विभिन्न पृष्ठभूमि के विभिन्न उत्तरदाताओं के साथ किया जा सकता है। चूंकि यह आमने सामने की जाती है, इसलिए साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कारदाता के गैर मौखिक व्यवहार को देखने का अवसर भी मिलता है। यह विधि कुछ गंभीर और जटिल मुद्दों के संबंध में आंकड़ा एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। यह संपूर्ण व्यक्ति को समझने की सर्वोत्तम पद्धति है। तो ये था आज का वायरल पेपर जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका सारा का सारा सलूशन आज इस वीडियो में हमने बता दिया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।